आज का हमारा ये वेबिनार गठिया रोग से संबंधित है, जिसे जियो मित्र की क्लिनिक के पैनलिस्ट डॉक्टर रचित संबोधित करेंगे। इस वेबिनार को अंत तक देखें ताकि आपको अपनी समस्त परेशानियों से छुटकारा पाने में मदद मिल सके। नमस्कार, गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को जो हमारे साथ जूम पे जुड़े हैं व जो फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं। आज विश्व गठिया रोग दिवस है, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी और यूरोपियन यूनियन ऑफ लीग अगेंस्ट रूमेटिज्म यानी अमेरिका और यूरोप की गठिया रोग की जो संस्थाएं हैं, उनके साथ साथ हमारी इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन माने भारतीय गठिया रोग संस्था का एक जॉइंट डे होता है 12 अक्टूबर को, जब हम वर्ल्ड आर्थराइटिस डे बनाते हैं। देखिए, एक्चुअली किसी भी बीमारी का कोई एक पर्टिकुलर डे नहीं बनाया जाता। बीमारी 365 दिन होती है, हफ्ते के 7 दिन होती है, महीने के 30-31 दिन होती है। लेकिन एक पर्टिकुलर डे ऐसा चयनित कर लिया जाता है जिस दिन हम उस बीमारी से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाते हैं, उस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक बनाते हैं। तो ये एक 12 अक्टूबर का दिन है जिसमें जो गठिया रोग दिवस है। गठिया रोग एक ऐसा रोग है जो कि बहुत ही आम रोग है, घर घर में पाया जाता है, गांव गांव में पाया जाता है। हर किसी के परिवार वाले को, दोस्त को या खुद को कोई ना कोई तरीके का गठिया रोग है ही। और ये बढ़े जा रहा है दुनिया में, हमारी जीवन शैली को देखते हुए, हमारे खान पान को देखते हुए। तो आज एक छोटा सा हम वेबिनार करेंगे जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा जागरूकता फैलाऊंगा कि यदि आप कैसे बच सकते हैं, क्या इससे रिलेटेड भ्रम है जो कि मार्केट में फैले हुए हैं, कैसे आप इस चीज का इलाज पा सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक संक्षिप्त परिचय मेरे लिए, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं दर्द, गठिया रोग और पुनर्वास फिजिशियन हूँ। मैं जयपुर राजस्थान का निवासी हूँ। मैंने एमबीबीएस सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर से की है और एमडी की है पीएमआर यानी फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन से में आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता से। मैंने 2 फेलोशिप्स की हैं। एक फेलोशिप रूमेटोलॉजी की मैंने की है यूलार स्विट्जरलैंड यूरोप से, और पेन मेडिसिन की फेलोशिप मैंने की है भोपाल से। मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ एज सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में, और कंसल्टेंट दर्द व गठिया रोग जियो मित्र ई क्लिनिक के साथ। जियो मित्र ई क्लिनिक फेसबुक लाइव पे जो हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहूंगा, ये एक वंडरफुल कंसेप्ट है। इसकी सहायता से गांव में अंतिम पंक्ति का वो दूर दराज गरीब व्यक्ति भी शहर में बैठे अनुभवी डॉक्टर से अपना इलाज करवा सकते हैं, पैसे समय दोनों बचा सकते हैं। हम सब कंसल्टेंट्स जो जियो मित्र ई क्लिनिक से जुड़े हुए हैं, वह हम सब हेल्थ पार्टनर सब ने हाथ जोड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, और हम सब एक ही एम से, एक ही उद्देश्य से चल रहे हैं कि वो अंतिम पंक्ति का गरीब से गरीब व्यक्ति भी बेस्ट से बेस्ट इलाज पाए। महात्मा गांधी ने बोला था, भारत का दिल गांव में बसता है। तो गांव का व्यक्ति क्यों वंचित रहे एक अच्छे इलाज से। हम लोगों का जियो मित्र ई क्लिनिक का संकल्प यही है कि हम छोटी क्लिनिक को तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह पूर्ण परिपूर्ण क्लिनिक में तब्दील करें और सभी डिजिटल उपकरणों से युक्त करें, ताकि वीडियो परामर्श द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा नामी गिरामी चिकित्सक से लोगों का इलाज कराया जा सके। अत्यंत गर्व से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जिस जियो मित्र ई क्लिनिक और जियो इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ हूं, उनकी आज गांव और कस्बों में 1000 से ज्यादा क्लिनिक है, जिसमें 1 लाख से अधिक मरीजों का सफल इलाज हो सका है। तो आप सब मुझे पा सकते हैं जियो मित्र ई क्लिनिक। अब आर्थराइटिस यानी गठिया रोग होता क्या है? बेसिकली आर्थराइटिस या गठिया जोड़ों में दर्द और सूजन को कहा जाता है। ये एक या एक से अधिक जोड़ों को प्रभावित कर सकता है। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी एक छाते की तरह एक टर्म है। इसके नीचे बहुत सारे भाग होते हैं। 100 से अधिक तरीके का गठिया रोग दुनिया में देखा जाता है। इसके विभिन्न कारण होते हैं। लगभग सभी प्रकार में जोड़ों में दर्द, सूजन, लालिमा या गर्म हो जाना वे अन्य लक्षण देखे जाते हैं। अब 100 के 100 तो डिस्कस करना अभी पॉसिबल भी नहीं है। हम वो डिस्कस करेंगे जो आम तौर पे पाए जाते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो बहुत आम तौर पे दुनिया में पाया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये और भी ज्यादा पाया जाता है, और इंडिया को तो
भारत को तो दुनिया को ऑस्टियोआर्थराइटिस कैपिटल कहा जाता है। इसके अलावा गाउट आर्थराइटिस, जो कि यूरिक एसिड के जमा हो जाने की, जिसके क्रिस्टल के जमा हो जाने की वजह से होता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, सेप्टिक यानी इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, ये गठिया के कुछ ऐसे प्रकार है जो कि आमतौर पे पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। रूमेटॉइड आर्थराइटिस शरीर की एक बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी शरीर का इम्यून सिस्टम जो अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए हेल्प करता है, वो अपने ही शरीर के ऊपर हमला करने लग जाता है। यानी कि मैं बहुत सारे मरीजों को ये चीज समझाता भी हूँ कि बेसिकली हमारे शरीर के अंदर हमारा खून और हमारे जोड़ों के बीच में एक लड़ाई चल रही है, एक युद्ध चल रहा है, और हम गठिया रोग विशेषज्ञों का यही काम होता है कि उस लड़ाई में युद्ध विराम करें, यानी सीज फायर करें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों की परतें यानी साइनोवियम, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण उनमें दर्द और सूजन होने लगती है और अंत में परिणाम स्वरूप हड्डियां घिसने लगती हैं, जोड़ों की विकृति होने जैसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। गंभीर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिनको लेट दिखाया जाता है या सही समय पर डॉक्टर तक नहीं पहुंचा जाता है या ठीक इलाज नहीं दिया जाता है, उनमें शारीरिक विकलांगता जैसी समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। जैसे कि ये एक फोटो है दूसरी वाली, ये एक नॉर्मल हाथ का एक्सरे है, बल्कि ये एक रूमेटॉइड हाथ का एक्सरे है जिसमें उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई। ये तभी होता है जब एक लॉन्ग स्टैंडिंग यानी बहुत दिनों तक रहने वाला रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसको सही इलाज नहीं मिल पाया है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, हाथ अगर हमारे टेढ़े हो जाए या दूसरे जोड़े टेढ़े हो जाए तो हम लोगों को रोजमर्रा के कार्यों में कितनी समस्याएं पड़ सकती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एक खासियत है कि वो शरीर के दोनों तरफ के जोड़ों को एक साथ प्रभावित करता है, जिनको सिमेट्रिकल आर्थराइटिस भी बोला जाता है, क्योंकि ये सिमेट्री के साथ दोनों तरफ में प्रभाव डालता है अपना। और इसके अंदर सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा आमतौर पे देखा गया है कि हाथ के छोटे वाले जोड़, कलाइयां, बाजू, घुटने, ये ज्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे कि इस फोटो में देखा जा रहा है। पर सिर्फ जोड़े ही नहीं प्रभावित होते, ये त्वचा, आंखें, फेफड़े, हृदय, नसों को भी प्रभावित कर सकता है। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में ये वाला आर्थराइटिस पाया जाता है और अक्सर मध्य आयु वर्ग में शुरू हो जाता है। यानी हम लोग कॉमनली मेडिकल टर्म्स में कहते हैं बच्चा देने की उम्र की जो महिलाएं होती हैं, यानी 20 से 45 साल, वो सबसे ज्यादा प्रोन होती है, उनमें सबसे ज्यादा चांस होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कॉमनली पाया जाना। पर ये 60 साल से ऊपर में भी पाया जाता है, जिसको लेट ऑनसेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोला जाता है, और इसके भी केसेस काफी मिलने लगे हैं आजकल दुनिया में। इसके कॉमन लक्षण क्या होते हैं? दर्द जो होता है वो आमतौर पे पीड़ा की तरह होता है, जो कि सुबह के समय या काफी देर आराम करने के बाद यानी रेस्ट के बाद इसकी स्थिति और खराब और बदतर हो जाती है। दर्द के साथ में अकड़न पाई जाती है, सूजन, लालिमा, गर्म होना देखा जाता है, थकान, एनर्जी की कमी होती है, भूख कम लगना, वजन घटना, तापमान बढ़ जाना। अगर आंखें प्रभावित हो तो स्क्लेराइटिस और एपिस्क्लेराइटिस यानी आंखें शुष्क होना भी देखा जाता है। यदि हृदय या फेफड़े प्रभावित हो तो सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ भी देखी जाती है सीरियस रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस में। अभी हम लोगों को ये जानने की जरूरत है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को विकसित करने वाले जोखिम कारक क्या होते हैं, यानी ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से बॉडी और प्रोन हो जाती है या हमारा शरीर और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होने की तरफ हो जाता है। सबसे पहली चीज उम्र, जैसे मैंने समझाया, ये एक मिडिल एज यानी यंग और मिडिल एज में ज्यादा देखा जाता है। लिंग, महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है पुरुष के मुकाबले। पारिवारिक समस्या, यानी अगर हमारे पेरेंट्स को या माँ बाप को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसके बहुत हद तक चांसेस हैं कि हमारे अंदर भी होने का उसका चांस बढ़ जाता है। ये जेनेटिक्स में या परिवारों में रन भी करता है ये वाला रोग। धूम्रपान, देखिए पहली 3 ऐसे जोखिम कारक है जिसके ऊपर हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है। उम्र का पे, लिंग पे, पारिवारिक समस्या पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन बाद की 3 चीजें ऐसी हैं जो कि मॉडिफाइबल है,
जो कि कंट्रोलेबल है, जिसको अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम इस बेहद खतरनाक रोग से बच सकते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है धूम्रपान। धूम्रपान सिर्फ जो बंदा खुद सिगरेट या बीड़ी पी रहा है वो ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के व्यक्ति भी धूम्रपान से प्रभावित होता है, धूम्रपान के धुएं से प्रभावित होता है। तो यदि आप धूम्रपान कर रहे हैं तो सिर्फ आप खुद को जोखिम में नहीं डाल रहे, अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी जोखिम में डाल रहे हैं। और जो पुरुष धूम्रपान कर रहे हैं वो ये जान के रखे कि महिलाओं में रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का ज्यादा चांस है, तो आप खुद को तो प्रॉब्लम में डाल ही रहे हो, अपनी बीवी को या अपनी बेटी को भी डाल रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। मोटापा ये एक कॉज है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक जोखिम कारक हो सकता है। जो महिलाएं धूम्रपान करती हैं, स्पेशली गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, उनमें बच्चों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाना, जिसको जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस या JRA बोलते हैं, उसका चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बचाव के उपाय क्या है? स्वस्थ वजन बनाए रखें, एक्सरसाइज करें, कोलेस्ट्रॉल घटाने की कोशिश करें, धूम्रपान छोड़ने की कोशिश करें, शारीरिक गतिविधियां यानी एक्टिव रहें, कोई भी एक स्पोर्ट्स खेलते रहें, लक्षण मिलते ही तुरंत डॉक्टर से परामर्श। देखिए, पहले ऐसा कहा जाता था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई पुख्ता इलाज नहीं है, तो इसीलिए पेशेंट को छोड़ दिया जाता था, और पेशेंट जब आते थे तो उनके अंदर सारी की सारी विकलांगताएं देखी जाती थी। परंतु अब आज के जमाने में इतनी बेहतरीन दवाइयां मौजूद हैं, और वो भी कोई खास महंगी नहीं, ऐसी नहीं जो आपके जेब को जलाए, बेहद ही सस्ती अफोर्डेबल प्राइसेस में दवाइयां मौजूद हैं, गांव-गांव कस्बे में मौजूद हैं, जिनको लेके आप तुरंत निदान पा सकते हैं, तुरंत अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो लक्षण मिलते ही तुरंत से तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। क्या खाएं और क्या नहीं, क्या छोड़ें, इससे रिलेटेड बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए, वो छोड़ना चाहिए। तो आज उसको क्लियर करते हैं कि बेसिकली क्या खाने से फायदा होता है और क्या खाने से नुकसान होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। हल्दी, अदरक बहुत अच्छी चीजें हमारी बॉडी में किसी तरीके की भी जलन या इन्फ्लेमेशन से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। इसीलिए याद होगा, जब हम छोटे थे, हमको चोट लगती थी, तो हम लोगों को हल्दी वाला दूध पिलाया जाता था। उससे कहा जाता था कि तुम्हारा घाव जल्दी भर जाएगा। तो हल्दी और अदरक में वो क्षमता होती है। साथ में हरी सब्जियां, दूध, ये बहुत अच्छी चीजें हैं किसी भी टाइप के आर्थराइटिस में, सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नहीं। दूध दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बने दूसरे पदार्थ, ये कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसके अलावा चेरीज, मछली, ये मछली से प्रोटीन बहुत अच्छा मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छे मिलते हैं, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस से या किसी भी और तरीके के आर्थराइटिस से लड़ने में मदद करते हैं। दाईं तरफ आप अपनी स्क्रीन के देखेंगे क्या नहीं लें। सबसे इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग, मैंने पहले भी बताया। अल्कोहल यानी शराब, ये शराब और स्मोकिंग बॉडी में जलन बढ़ाते हैं, तो आर्थराइटिस बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। स्वीटन ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, फिज वाली कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, वो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स यानी टिन में बंद जो रेडीमेड जो खाना होता है, उसको नहीं लेना चाहिए। फ्राइड फूड यानी तला हुआ खाना, मैदे से बनी हुई चीजें यानी रिफाइंड फ्लोर की चीजें, ये सब आर्थराइटिस में नुकसानदायक। आर्थराइटिस का निदान कैसे करें? क्या एक जरिया है कि यदि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई रिस्क फैक्टर है, यानी कोई जोखिम कारक है, या आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है, तो क्या करें? सबसे पहले नियरेस्ट अपने जियो मित्र ई क्लिनिक पे संपर्क करें। वहां पे हम या किसी और गठिया रोग विशेषज्ञ को आप दिखाएं। वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपके पूछेंगे, वो अपने डायग्नोसिस बनाएंगे कि शायद पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, परंतु उस शायद को हमें कन्वर्ट करना होगा पुख्ता तौर पे कि पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं। उसके लिए कुछ खून की जांचें या रक्त की जांचें कराई जाएंगी। शायद हो सकता है रक्त की जांचें या खून की जांचों में भी हमको कोई क्लियर पिक्चर नहीं मिले,
तो उसके बाद हम रेडियोलॉजिकल जांच यानी एक्सरे या अल्ट्रासाउंड कराएंगे पेशेंट का। इन सबको कंबाइन करके हमें पक्का तौर पे पता लग जाएगा, यानी आपकी हिस्ट्री देख के, ब्लड टेस्ट करा के, अल्ट्रासाउंड या यूएसजी करा के हमको पक्का तौर पे पता लग जाएगा कि पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं। अगर है तो सिर्फ दवाइयों का इलाज नहीं होगा, उसके साथ साथ पेशेंट को सिखाया जाएगा कि क्या करे क्या ना करे, क्या स्पेसिफिक एक्सरसाइज करे, या जैसे ये रबर बैंड खोलने वाली एक्सरसाइजेज या और किस तरीके की एक्सरसाइजेज करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, क्या खाएं क्या ना खाएं, गरम सेक दें या नहीं दें, कहाँ दें, कैसे दें, कौन सी जेल लगाएं, कौन सी फिजियोथेरेपी कराएं, कौन सी नहीं कराएं। इस तरीके का पूर्ण इलाज पेशेंट को दिया जाएगा जियो मित्र ई क्लिनिक पे टेली कंसल्टेशन के साथ में। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अक्सर लोग दरकिनार कर देते हैं, वो होता है फॉलो अप। देखिए किसी भी रोग में फॉलो अप सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब तक फॉलो अप नहीं होता तब तक हम ये नहीं देख पाते कि पेशेंट अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, दवाई असर कर रही है नहीं कर रही है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसा रोग है, जैसे मैंने बताया, शरीर में एक युद्ध चल रहा है और हमें युद्ध विराम करना है। अब हम दवाइयां देके ही युद्ध विराम कर सकते हैं, तो पहली बार पेशेंट आता है तो हम सारे लोग की बहुत सारी दवाइयां देते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे पेशेंट ठीक होता जाता है उनकी दवाइयां कम होती जाती है। इसके लिए फॉलो अप करना बहुत अनिवार्य है। इसको स्टेप डाउन अप्रोच भी कहा जाता है। कुछ गठिया रोग विशेषज्ञ स्टेप अप अप्रोच यूज करते हैं, जिसमें शुरुआत में कम दवाइयां होती है और बाद में बढ़ती है। लेकिन दोनों ही केसेस में फॉलो अप अनिवार्य है। वो मंथली हो सकता है, हर महीने, हर तीसरे महीने हो सकता है, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट और उसकी कंडीशन के ऊपर। जोड़ों से बचाने के तरीके भी सिखाए जाते हैं। अगर मेरे छोटे वाले हाथ के जोड़े इन्फेक्टेड हैं या उनके अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उसके लिए हम लोगों को बचाने के कुछ एक तरीके होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कि कप को कैसे पकड़ा जाए। बाएं तरीके से पकड़ेंगे तो छोटे वाले जोड़े ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, दाएं वाले तरीके से पकड़ेंगे तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। पेपर को या फाइल को कैसे पकड़ें, इस तरीके से पकड़ें ताकि ये वाले जोड़े कम से कम यूज हो, कम से कम इन्वॉल्व हो, कम से कम घिसे। कप प्लेट को कैसे यूज करेंगे, थैले का कैसे इस्तेमाल करेंगे, पैन का कैसे इस्तेमाल करेंगे चाय बनाने के लिए, कॉफी की इन चीजों को कैसे खोलने का इस्तेमाल करेंगे नीचे सपोर्ट देके। ये सब हर पेशेंट को सिखाया जाता है ताकि वो अपने जोड़े को बचा के रख सके आगे आर्थराइटिस से फाइट करने के लिए। दूसरा टाइप का आर्थराइटिस है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि उम्र के साथ में जोड़े घिसने की वजह से होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसा आर्थराइटिस था जो यंग पेशेंट्स में पाया जाता है, यानी कि युवा लोगों में पाया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस स्लाइटली बुजुर्ग लोगों में पाया जाता है ट्रेडिशनली, लेकिन आजकल हमारी जीवन शैली, हमारे खान पान, फिजिकल एक्टिविटी का नहीं होना और स्पेशली ये कोरोना क्राइसिस के बाद से, पैंडेमिक के बाद से देखा जा रहा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो एवरेज एज 60 साल हुआ करती थी, औसत उम्र उसका स्टार्ट होने की, आजकल 35 या 40 साल के पेशेंट्स में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस पाया जाने लगा है। ये जोड़ों की हड्डी पर चढ़ी कार्टिलेज की परत के कमजोरी होने की वजह से होता है, जिसकी वजह से जोड़ों का जो सरफेस है वो खुरदुरा यानी रफ हो जाता है, जिससे जोड़ों में सूजन, दर्द और अकड़न होने लगती है। ये जनरली वेट बेयरिंग जॉइंट्स, जो हमारा वजन लेते हैं जॉइंट्स, जैसे कि घुटना हुआ या कूल्हे का जोड़ हुआ, उस पे कॉमनली पाया जाता है, लेकिन ये छोटे छोटे जोड़ों पे भी हो सकता है। 60 साल के बाद ज्यादातर पेशेंट्स में होने लगती है ये समस्या, लेकिन जैसे मैंने कहा आजकल इसकी एज रिड्यूस हो रही है, 35 से 40 साल में भी आमतौर पे देखा जाने लगा है। इसके लक्षण क्या है? प्रभावित जोड़ों में अकड़न, सूजन, दर्द, हिलने डुलने की आवाज आना, जैसे माउस क्लिक, जो हम कंप्यूटर का माउस चलाते हैं वो, या क्रंची आवाज, चिक 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 बोलना, या कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आना जोड़े में से। जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां पतली और कमजोर हो जाना, स्पेशली थाई के मसल्स, घुटने में जिनका आर्थराइटिस होता है उनके थाई के मसल्स बहुत ज्यादा कमजोर होने लग जाते हैं। नींद में बाधा आना, इतनी दर्द होती है कि नींद भी ठीक से नहीं आ पाती, क्योंकि नींद के समय जैसे ही करवट लेंगे वो वाले जोड़े में दर्द होगी और नींद टूटने लग जाएगी और रोजाना की गतिविधियां करने में परेशानी होगी।
इसके जोखिम कारक हो सकते हैं उम्र, जोड़ों में चोट लगना, पारिवारिक समस्या यानी जेनेटिक्स, मोटापा, गाउट और कोई भी गतिविधि जो आपके जोड़ों पर तनाव डालती है। इससे बचाव कैसे किया जाए? नियमित व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पेशेंट में अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के शुरुआती लक्षण देखे जाएं, तो व्यायाम करें। इसमें ये वाला व्यायाम जो ये नीचे आपके चित्र में दिखाया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम घुटनों के आसपास के मसल्स यानी थाई के मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, को बल या ताकत देते हैं। मुद्रा, आसन यानी प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना हमारा, वजन कम करना और सही आहार यानी बैलेंस डाइट लेना। इससे जुड़े बहुत सारे भ्रम हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड, जैसे कि उम्र बढ़ने के बाद साथ गठिया रोग अवश्य होगा। आजकल देखा जा रहा है 30 से 40 साल की उम्र में भी ये रोग हो रहा है। कारण हमारा वर्क कल्चर, जीवन शैली, आसीन जीवन शैली जिनको सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं, अनुचित खान पान। घुटने में गठियावात के लक्षण व्यायाम करने से बढ़ जाते हैं, बिल्कुल गलत। इसके बनस्पत मांसपेशियों में ताकत बढ़ाने और वजन प्रबंधन से इन्फ्लेमेशन कम होता है और नियमित व्यायाम एक बेहद लाभदायक उपचार है। तीसरा कि गठियावात को रोक पाना असंभव है। कई पेशेंट्स मुझसे जियो के माध्यम से भी और फिजिकल कंसल्टेशन में भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो हमको आर्थराइटिस हो गया, अब तो ये हमारे साथ ही जाएगा, जब हमारी मृत्यु होगी तभी ये जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। स्वस्थ जीवन शैली, उचित आहार, वजन पर नियंत्रण, नियमित व्यायाम, सही दवाइयां, शीघ्र डॉक्टर के पास जाने से आप इससे अपनी रक्षा भी कर सकते हो। और बहुत सारे मेरे मरीज ऐसे हैं जो आज बिल्कुल ऑफ द मेडिकेशंस यानी उनकी दवाइयां बिल्कुल खत्म हो गई हैं, केवल और केवल अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, अपनी जीवन शैली की सुधार से वो बिल्कुल पेन फ्री लाइफ, दर्द बिल्कुल बिना दर्द के अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। खट्टे फल और दही खाने से जोड़ों में समस्या और बढ़ जाएगी। ये एक बहुत ही कॉमन भ्रम है जो मैं हर दूसरे मरीज से सुनता हूँ कि खट्टा नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए। खट्टे फल यानी कि आंवला हुआ, नींबू हुआ, विटामिन सी तो कोविड में भी दिया जा रहा था हर किसी को, क्योंकि ये कोलेजन बनाने में, हमसे इन्फ्लामेशन या जलन फाइट करने में मदद करता है, इम्यूनिटी इंप्रूव करता है। और दही खाने से, दही में तो आप सब जानते हैं दूध का पदार्थ है, कैल्शियम से भरपूर है, तो ये सब बहुत अच्छा होता है आर्थराइटिस। बारिश और सर्दी के मौसम में घुटने का गठिया रोग बढ़ जाता है। बहुत मरीज ये चीज बोलते हैं। देखिए, इसके ऊपर कोई निर्णायक अध्ययन नहीं है। हालांकि सर्दियों में धूप सेकना बेहद फायदेमंद है, जिससे विटामिन डी मिलती है। एक जोड़ प्रत्यारोपण यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट घुटने के गठियावात का एकमात्र इलाज है? बिल्कुल भी नहीं। मात्र 1 से 2% पेशेंट्स के अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, और अगर वो जरूरत से बाहर जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है पर फिर भी हो गया, तो उनमें लक्षण या तो वहीं के वहीं रहते हैं या कभी कभी और बढ़ भी जाते हैं। तो घुटने में सर्जरी अंतिम विकल्प है। उससे पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी दवाइयां, नियमित व्यायाम, स्वस्थ जीवन शैली, वजन प्रबंधन 90 से 95% पेशेंट्स में लाभदायक होता है। क्या करें क्या नहीं करें ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए? एक्सरसाइज करें जैसे मैंने पहले बोला, वजन पे प्रबंधन रखें, सही जूते पहने, सही फुटवेयर पहनना बहुत जरूरी है, खान पान बैलेंस डाइट रखें। और क्या नहीं करें, जैसे कि ये पहले वाली फोटो में लेटरिन की पोजीशन के अंदर बैठना। भारत में ऑस्टियोआर्थराइटिस इसीलिए आजकल बढ़ रहा है, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था ऑस्टियोआर्थराइटिस कैपिटल बन रहा है इंडिया, इसी वजह से, क्योंकि ये दो जो हमारे बैठने के तरीके हैं, एक ये लेटरिन पोजीशन पे बैठना और एक चौकड़ी या पालती मार के बैठना, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि घुटनों पे प्रेशर बढ़ता है। तो ये स्क्वाटिंग और क्रॉस लेगेड सेटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गाउटी आर्थराइटिस, अचानक जोड़ों में तेज दर्द हो जाना, जोड़ों में लालिमा और पैर के अंगूठे आदि गाउट की पहचान होते हैं। ये एक जटिल रूप यानी डेंजरस टाइप का आर्थराइटिस होता है। पुरुषों में चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन मेनोपॉज के बाद, रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में भी गाउट पाया जाता है। गाउट का अटैक एकदम से आता है, अचानक आता है, सडनली आता है, और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक
है कि पेशेंट बोलता है कि मैं आधी रात को मेरे पाँव का उंगली पाँव की बड़ी उंगली वाला जॉइंट फूल गया, लाल हो गया और मुझे नींद नहीं आई। ये यूरिक एसिड, खून में यूरिक एसिड की अधिक मात्रा की वजह से क्रिस्टल के डिपोजिशन या क्रिस्टल के वहां पे लग जाने की वजह से होता है। इसके कारण और जोखिम कारक होते हैं जैसे कि मोटापा, डायरेटिक दवाइयां यानी मूत्रवर्धक दवाइयों का इस्तेमाल जो कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है, लंबे समय से गुर्दे की कार्य क्षमता में कमी यानी किडनी के डिजीज की वजह से, आईवी कॉन्ट्रास्ट डाई का उपयोग करना जो कि सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, अनुवांशिक कारण यानी माता पिता को गाउट है तो आप में भी इस समस्या होने का चांस बढ़ जाएगा, शराब पीना उसमें भी प्रीडोमिनेंटली बियर पीना, सबसे इंपॉर्टेंट बियर की वजह से, भोजन में लाल मांस, समुद्री आहार और ज्यादा मीठे फलों की चीनी यानी फ्रक्टोज, इसकी वजह से गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है। कम खुराक में एस्पिरिन लेने की वजह से भी गाउट आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शराब का सेवन बंद करें, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बियर का सेवन बंद करें, रेड मीट यानी लाल मांस और समुद्री मछलियों का सेवन बंद करें, बैलेंस डाइट लें, चीनी यानी फ्रक्टोज का सेवन कम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। मैं हर पेशेंट को समझाता हूँ दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना अनिवार्य है, और हम सब लोगों को लगता है कि हम बहुत पानी पीते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका है एक बोतल बनाएं, 1 लीटर की बोतल हो जो आपकी खुद की हो, घर में और कोई यूज ना करें, और उसको गिन के आप दिन में 3 से 4 बार खत्म करें। वो उसी से ही आइडिया लग पाता है हम कितना पानी पी रहे हैं, और एक सिंपल काम करने से हम बहुत सारे रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। केवल आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द से नहीं, बल्कि मांसपेशियों से में दर्द और खिंचाव के लिए भी पानी एक बहुत ही लाभदायक चीज है। उसके अलावा नियमित एक्सरसाइजेज, नियमित व्यायाम करना। गाउट का निदान और उपचार, ऑफ कोर्स यदि सिम्टम हो, यदि कोई प्रॉब्लम हो, शीघ्र से शीघ्र अपने निकटतम जियोमित्र क्लिनिक को संपर्क करें। वो हमको या किसी और गठिया रोग विशेषज्ञ के साथ आपका टेली कंसल्टेशन कराएंगे। एक ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड से हम लोग डायग्नोज करते हैं, और उसके बाद फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें दवाइयाँ, एक्सरसाइज और दूसरी सारी पेशेंट इंफॉर्मेशन यानी जागरूकता की चीजें आपसे डिस्कस की जाती हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये गठिया का एक और गंभीर रूप है जो रीढ़ की हड्डी में होता है, हालांकि अन्य जोड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। इसमें गंभीर मामलों में रीढ़ की हड्डी पर एक नई हड्डी बन जाती है जिससे बोन स्पर बोलते हैं, बोन पे एक कांटा निकल जाता है जिससे शारीरिक विकृति भी हो सकती है। इसमें पीठ के कशेरुक यानी वर्टिब्रा एक साथ फ्यूज हो जाते हैं जिससे कुबड़ निकल जाता है, जैसे कि आप ये नीचे वाली फोटो में देख पा रहे हैं, और लचीलेपन में कमी आती है। इससे पसलियां भी प्रभावित होती है जिससे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। ये महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा होता है, और युवा पुरुषों में ये ज्यादा देखा जाता है। इसमें सुबह उठते ही कमर में अकड़न, खराब मुद्रा होना, भूख में कमी, फेफड़ों के कार्य पर प्रभाव पड़ना, कूल्हे कंधे के जोड़ों में दर्द, रीढ़ के आधार और श्रोणी यानी पेल्विस और रीढ़ की हड्डी के बीच में दर्द, एड़ी के पीछे की तरफ दर्द, आंख में सूजन और लाल हो जाना इसके मुख्य लक्षण है। जोखिम कारक जैसे HLA-B27 नामक एक जीन पाया जाता है जो कि परिवारों में रन करता है, इसीलिए कहा जाता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह परिवारों में चलता है, यानी अगर आपके पिताजी या दादाजी को है तो आप में होने के चांसेस ज्यादा है। व्यायाम ना करना, मोटापे से ग्रस्त होना, धूम्रपान करना, अत्यधिक शराब पीना और कमर की पुरानी समस्याएं जैसे डिजेनरेटिव डिस्क वगैरह होने से इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बचाव के तरीके हैं नियमित व्यायाम, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट व्यायाम होता है तैराकी, स्विमिंग एक बहुत ही लाभदायक व्यायाम है, ना ही सिर्फ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बचाव में बल्कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट में भी। हम हर पेशेंट जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है उसमें स्ट्रिक्टली रिकमेंड करते हैं कि आप शैलो वाटर यानी कि कम पानी के अंदर स्विमिंग कीजिए।
साथ में अच्छी क्वालिटी का मैट्रेस यानी गद्दा यूज कीजिए, जो बहुत ज्यादा मुलायम ना हो और बहुत ज्यादा हार्ड ना हो। तो एक फर्म मैट्रेस यानी कॉयर मैट्रेस जो पाए जाते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। सॉरी, सोरियाटिक आर्थराइटिस, सोरियासिस जैसे कि छाल रोग भी कहते हैं, ये एक डर्मेटोलॉजी या स्किन में बहुत बहुत कॉमनली आमतौर पे पाया जाने वाला एक रोग है। लेकिन जब ये लंबे समय तक किसी पेशेंट के रहता है तो उसमें जोड़ों में सूजन और गठिया रोग भी होने लगता है, जिसको हम सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें जोड़ों में सूजन या अकड़न रहती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, स्किन पर पपड़ीदार पैच बनने लग जाते हैं जिसको सोरियाटिक पैचेस बोलते हैं। शरीर के छोटे जोड़ों का में ज्यादा प्रभावित करता है, यानी हाथ पैर की उंगलियों में, नाखूनों में इसके चेंजेस आने लग जाते हैं, और कुछ मामलों में आंख से जुड़ी बीमारियां भी होने लगती हैं, जैसे कि क्रॉनिक यूबियाइटिस जिसको बोलते हैं। रिएक्टिव आर्थराइटिस, ये एक ऐसा आर्थराइटिस है जो कि किसी बीमारी के रिएक्शन में होता है। कोई पुरानी बीमारी हुई, चाहे मूत्र मार्ग में हुई या पेट में हुई, कोई पुरानी बीमारी, उसके रिएक्शन में कुछ हफ्ते बाद जोड़ों में दर्द होने लगता है, फूलने लगते हैं। ये जोड़ों, आंखों, मूत्र मार्ग और त्वचा को प्रभावित करता है। मुख्य रूप से युवा पुरुषों में, यानी 20 से 40 साल के यौन रूप से सक्रिय पुरुषों में ये चीज देखी जाती है। आंतों में प्रभावित होने के बाद दस्त हो सकते हैं, जिससे 4 से 28 दिन बाद ये गठिया रोग में बदल सकता है। सेप्टिक आर्थराइटिस, ये एक बहुत ही जटिल आर्थराइटिस है जो कि एक इमरजेंसी भी है, मेडिकल इमरजेंसी भी है। इसमें ये कुछ नहीं है, जोड़ों के तरल पदार्थ यानी साइनोवियल फ्लूइड का संक्रमण है, इन्फेक्शन है, गंभीर स्थिति है, सभी आयु समूहों को प्रभावित कर सकती है, और इसके आम लक्षण, जो कि किसी भी और इन्फेक्शन या संक्रमण में दर्द, बुखार, सूजन, छूने पर दर्द, लालिमा, लंगड़ापन, ये सब देखा जाता है। उपचार में मुख्य रूप से एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 2 से 6 सप्ताह तक चल सकता है। अब अंतिम मेरी स्लाइड है कुछ रेड फ्लैग्स। ये स्पेशल स्लाइड है मेरी हेल्थ पार्टनर्स के लिए। रेड फ्लैग्स यानी लाल झंडे। लाल झंडे माने मेडिकल इमरजेंसी, यानी अगर ये किसी पेशेंट को मिले, बेझिझक, बिना कुछ सोचे शीघ्र पेशेंट को अपने निकटतम अस्पताल में रेफर करें। दूर बैठे इन चीज का इलाज करना बेहद मुश्किल है, और वो पेशेंट के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, जैसे कि अचानक जोड़े में दर्द और सूजन हो जाना बिना चोट लगे, तेज बुखार आ जाना, तेज बुखार यानी 102.5 से ऊपर का बुखार होना पेशेंट, सांस लेने में तकलीफ हो जाना जिसकी वजह से सैचुरेशन भी पेशेंट का कम हो जाना, अचानक पेशेंट का दिखना कम हो जाना, दिल की धड़कनें यानी पल्स रेट तेज हो जाना, या दिल की धड़कनें पेशेंट को महसूस होना यानी पैल्पिटेशंस, जल्दी जल्दी वजन गिरना, लकवा हो जाना, मिर्गी हो जाना। यदि जोड़ों में दर्द के साथ में ये कोई समस्या आपको देखी जाती है, शीघ्र से शीघ्र बिना कुछ सोचे पेशेंट को इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल, निकटतम अस्पताल में रेफर करें। हम लोग ये करने से मरीजों की जान बचा सकते हैं, और वो कंपैरेटिवली मरीज के लिए ज्यादा लाभदायक। तो आइए आप और हम सब मिलकर एक साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ के हराते हैं भारत से आर्थराइटिस नामक इस रोग को, जो बढ़े जा रहा है निरंतर देश में। हम सब मिलके लड़ते हैं। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे जो देशवासी हैं जो हमारे सुन रहे हैं इस वेबिनार को, तो आप उनको ये बताइए कि अगर कोई गांव में ऐसे पेशेंट हैं तो वो आपको कैसे रीच करे। देखिए, गांव में अगर आपको कोई समस्या है, आप शीघ्र से शीघ्र अपने निकटतम जियो मित्र ई क्लिनिक पे संपर्क करें। जियो मित्र क्लिनिक ई क्लिनिक पे हमारे कोई ना कोई हेल्थ पार्टनर होंगे जो आपका रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण कराएंगे, और उसके बाद वो हमसे या अन्य किसी गठिया रोग विशेषज्ञ से हमारा कनेक्ट कराएंगे। फिर हम वीडियो कॉलिंग के ऊपर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक दूसरे से बात करेंगे, जिसमें मैं आपकी एक प्रॉपर हिस्ट्री लूंगा
कि आपको कब से प्रॉब्लम हुई, कौन से जोड़ों में प्रॉब्लम हो रही है और क्या क्या आप में लक्षण देखे जा रहे हैं। उसके साथ साथ मैं कुछ शायद टेस्ट आपसे करवाऊंगा, कभी कभार पेशेंट के टेस्ट उनके पास मौजूद भी होते हैं। और फिर अगले कुछ 5 से 10 मिनटों के अंदर अंदर आपको प्रिस्क्रिप्शन आपकी मिल जाएगी। वो प्रिस्क्रिप्शन उसी लेवल की होएगी जिस लेवल की यूरोप में या अमेरिका में गठिया रोग विशेषज्ञ पेशेंट को देते हैं। उसी स्टैंडर्ड की वो प्रिस्क्रिप्शन होएगी, उसी स्टैंडर्ड की आपको दवाई आपके गांव में आपको दी जाएगी। और सिर्फ दवाई नहीं, आपको सिखाए जाएंगे दूसरे भी तरीके इस खतरनाक प्रॉब्लम से लड़ने के। एक्सरसाइजेस के वीडियोस हेल्थ पार्टनर्स तक पहुंच जाएंगे जो आपको सिखाएंगे एक्सरसाइजेस। और बाकी अगर आपको बीच में कुछ भी समस्या होती है तो 24 घंटा मैं और सारे हेल्थ पार्टनर्स आपके लिए सदैव अवेलेबल हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। और अकेले आप इस डिजीज से या इस प्रॉब्लम से नहीं लड़ रहे हैं, हम सब आपके साथ बिल्कुल आपका हाथ पकड़ के हर समय खड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब आप अपनी फीस भी एक बार बता दें। जी जी, आप सब लोग मुझे 350 रुपए में कंसल्टेशन फीस में मेरे पास तक पहुंच सकते हैं। और अभी 10 तारीख से 16 तारीख तक हम लोगों का एक वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के उपलक्ष्य में एक ऑफर चल रहा है, जिसमें मात्र 150 रुपए की फीस में आप अपने जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम को लेके मेरे साथ तक जियो मित्र ई क्लिनिक के थ्रू पहुंच सकते हैं। थैंक यू सर। तो आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी के कोई क्वेश्चन या कोई सवाल या किसी का कोई भी डाउट है तो आप अभी डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। वन बाई वन करके आप अपने क्वेश्चन या तो कमेंट में डाल सकते हैं या फिर आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं जानकारी चाह रहा था। हमारे घर में हमारे एक भाई हैं, उनका जो है स्वास्थ्य का समस्या ये है कि जैसे वो जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो घुटना जो है एक्चुअली समहाउ कभी कभी अचानक से जो है जैसे लगता है कि वजन जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल जो है मुड़ सा जाता है। खासकर सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त उनको ये समस्या जो है ज्यादा आती है, और कभी कभी उतरते वक्त भी जो है ये होता है, बट वो काफी कम होता है। बट चढ़ते वक्त जो है जैसे लगता है कि जैसे कुछ मांसपेशी जो है वो घुटने के पास से मुड़ गई, और जो है वो लगता है कि फिर जो है समहाउ बैलेंस बिल्कुल घुटने का मुड़ गया, तो पेशेंट लगभग गिरने जैसा हो जाता है, मतलब जो इंडिविजुअल है। तो इसको सर कैसे ट्रीटमेंट में इसमें क्या कैसे आगे प्रोसेस करना चाहिए, क्या है एग्जैक्टली बीमारी? मरीज की उम्र कितनी है श्रीवास्तव साहब? सर 39 ठीक है, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक बार मरीज की प्रॉपर हिस्ट्री लेना, मरीज को देखना, मरीज का एक एक्सरे कराना और ब्लड टेस्ट कराना कि एक्चुअली ये किस कारण से हो रहा है। कोई हड्डियों का कारण है, कोई मसल का कारण है, या क्या कारण है। इसको सबसे पहले इस चीज़ को एड्रेस करना जरूरी है। देखिए, सीढ़ी चढ़ते वक्त घुटनों का उचक जाना या बैलेंस नहीं मिलने के तमाम कारण हो सकते हैं। वो हमारे मस्तिष्क से लेके हमारे जॉइंट तक बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है पहले एक बार मरीज का आप डॉक्टर से परामर्श लें। मरीज को एक बार देखना होगा, उसका कुछ एग्जामिनेशंस करने होंगे जो कि टेलीमेडिसिन के थ्रू भी पॉसिबल है, हम कर सकते हैं आराम से। उनका एक एक्सरे कराना होगा और उनकी ब्लड टेस्ट कराना होगा, और उसके बाद ही आगे कुछ बोला जा सकता है कि बेसिकली ये किस कारण से हो रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए बहुत सीरियस हो। इसको हम लोग बहुत इजीली कुछ दवाइयाँ या कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू एड्रेस कर सकते हैं। तो आप शीघ्र ही पेशेंट को दिखाएं। जी, धन्यवाद डॉक्टर जी। डॉक्टर साहब, एक पेशेंट नमस्कार। हमारा है सर, उनके कमर से सर घुटनों तक दर्द होता रहता है सर, और तो उनकी सिर्फ उम्र चलने पर ही दर्द होता है सर। तो उनकी उम्र कितनी है साहब? उम्र है सर 35। 35 साल है। ठीक जी सर। देखिए, कमर से घुटनों तक दर्द होना जो उसकी चलने के साथ होता है, उसके बेहद रोग हो सकते हैं। चाहे उसको डिस्क की वजह से, जिसको हम आमतौर पे स्लिप डिस्क बोलते हैं, या किसी मसल्स के खिंच जाने की वजह से, जिसको हम पैरास्पाइनल और हैमस्ट्रिंग टाइटनेस बोलते हैं। कमर के पास में छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं जिनको फैसेट जॉइंट्स बोला जाता है।
उनकी जलन की वजह से, ये बेहद कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सर जिनकी वजह से ये डॉक्टर रोहित गुप्ता जी को सर दिखाया था, तो उन्होंने सर एमआरआई के लिए बोला था, एमआरआई पेशेंट ने करवा नहीं पाई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एमआरआई पेशेंट नहीं करा पाए तो कोई बात नहीं, एक बार आप पेशेंट का जरूर दोबारा एक बार कंसल्टेशन कराइए। कुछ एक फिजिकल एग्जामिनेशन करने से भी हम रोग के करीब तक पहुंच सकते हैं। कुछ एक सिंपल एक्सरसाइजेस, सिंपल दवाइयां देने से हम पेशेंट का सफलपूर्ण इलाज कर सकते हैं। बाकी देखिए, यंग पेशेंट है, कोई ऐसा कोई एजिड पेशेंट नहीं है जिसमें बहुत सारी स्थितियां हमारे हाथ से बाहर निकल गई हो। हम यंग जी। पेशेंट को अभी भी इजीली अच्छे से इलाज देके वापस से उनको के काबिल बना सकते हैं अपनी नॉर्मल जिंदगी कंटिन्यू रखने के लिए। उन्हें सर काफी समय 3 ईयर लगभग हो चुका है सर दर्द में। जरूर आप फिर एक कंसल्टेशन लीजिए, जरूर दिखाइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बताइए। नमस्कार शोभी जी। जी नमस्कार सर। सर मैं, जो मेरी एज है वो 24 है और लास्ट दिसंबर से अराउंड मुझे जो है मेरे सारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है। ओके। और इसके साथ ही मुझे रैशेस भी पूरे बॉडी में होने लग गए और ये रैशेस विंटर्स में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जो भी मेरे डॉक्टर्स को मैंने कंसल्ट किया, वहां से मुझे वैस्कुलाइटिस बताया गया, लेकिन अभी तक इसका कुछ ट्रीटमेंट पर्टिकुलर मुझे मिल नहीं पा रहा है। तो मुझे आगे के लिए क्या प्रोसेस करना चाहिए? जरूर आप एक बार पहले तो ये बताइए, जरूर एक रैशेस मिलना और साथ में जॉइंट पेन होना, ये इमीडिएटली हर किसी के माइंड में पहला डायग्नोसिस वैस्कुलाइटिस की तरफ ही जाएगा। और इसमें तमाम जरूर आपके टेस्ट वगैरह भी होंगे जिससे ये डिटरमिन हुआ होगा कि किस टाइप का वैस्कुलाइटिस है। उसके तौर पे आपको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट भी दिया गया होगा। तो जरूर आप एक बार मेरे साथ अलग से एक संपर्क कीजिए, जिसमें हम देख पाएंगे कि अब तक आपको क्या ट्रीटमेंट मिल सका और आगे हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, जिससे हम आपको जल्दी से जल्दी इस रोग से ठीक कर सकते हैं। इससे वैस्कुलाइटिस, देखिए वैस्कुलाइटिस के विभिन्न प्रकार होते हैं, कुछ बहुत डेंजरस होते हैं, कुछ थोड़े कम डेंजरस होते हैं। बट इसके लिए अगर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, प्रॉपर इलाज मिले और सही समय पे पकड़ा जाए, जो कि आपके केस में बहुत ही अच्छे समय पे पकड़ा गया है ये चीज, तो इसका बहुत आसानी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है। पर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी चीज है कि हम सबसे पहले पकड़े कि किस टाइप का वैस्कुलाइटिस है, किस टाइप का नहीं है। इसके लिए कुछ खून की जांचें कराई जाएंगी, सब कुछ कराया जाएगा, उसके बाद हम आगे बोल पाएंगे। तो आप शीघ्र से कंसल्टेशन लीजिए, सारे पुराने कागज एक बार शेयर कीजिए, किसने क्या देखा, कैसे ट्रीटमेंट दिया, फिर आगे हम लोग और अल्टरनेटिव्स आपको बता पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। तो थैंक यू सर, थैंक यू। फिर से एक बार आपको धन्यवाद है कि आपने सर इतनी महत्वपूर्ण जानी हमारे जो करोड़ों देशवासी लाइव आपके इस वेबिनार को देख रहे हैं और उनको आपने चिंता करी जानकर। आपका धन्यवाद है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुमित जी, थैंक यू आप सभी को। थैंक यू।